हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने बिहार की राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रश्न आपको कोई भी बिहार के एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार के जो है एसएससी एग्ज़ाम होते हैं, इस सभी में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही जो बिहार के जो टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब बिहार में जितना भी एग्ज़ाम होगा, बिहार राज्य व्यवस्था से प्रश्न आपको अगर बनता है, इसमें से ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, इसमें हम एक ही वीडियो में बिहार के पूरे राज्य व्यवस्था के प्रश्न हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर क्राउन पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है तो इस सबको आप पढ़िए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ये अगर आप पढ़े हुए हैं इससे पहले तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस समय में अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को जो फिर से एक दूसरी बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा 1946, क्योंकि पूछ रहा है हमको भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में हुआ था, और जिसका पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, अभी जस्ट हम बताए हैं, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इस समय में अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1940 को जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस सब का आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये डी। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी, मतलब कब? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे संविधान जो है बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार कर मतलब हो गया था। उस दिन ही कुछ आर्टिकल को इसमें लागू कर दिया गया था। इसलिए हमारे भारतीय संविधान से सवाल भी बनता है एग्जाम में, जो हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा हमारे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में मूल भाग तो 22 हैं, लेकिन अभी कुछ भाग को इसी में जैसे 9A B इस तरह से करके बढ़ा दिया गया है। तो मूल जो है 22 भाग हैं, इसी में कुछ जोड़ा गया भाग को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमको पूछ लिया भारतीय संविधान मतलब लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसलिए हमारे देश में प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 299 कुल सदस्य थे भारतीय संविधान को लिखने वाले जो सदस्य थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
तो भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेद जो है 395 ही है, लेकिन अभी के समय में जो बहुत सारे आर्टिकल को ये जोड़ा गया है। तो हमको अक्सर पूछता है कुल मतलब अनुच्छेद कितना है, तो 395। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान देखिए ये क्या लचीला तथा कठोर है। हमारे भारतीय संविधान जो है लचीला एवं कठोर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार के प्रधान कार्यपालिका प्रधान जो होते हैं राज्यपाल होते हैं। इसको आप याद रखें, मतलब न्यायिक प्रधान कह सकते हैं, कार्यपालिका प्रधान कह सकते हैं, ये राज्यपाल होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बना था सबसे पहले। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की इकाइयां हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये कार्यपालिका भी होगा, शक्ति व्यवस्थापिका भी होगा, न्यायपालिका भी होगा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमारे भारतीय संविधान के छठा भाग जो है राज्यों से संबंधित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद जो है 163 से 164 तक संबंधित हैं, राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। इसको आप याद रखिए, ये बहुत भी क्वेश्चन है। लेकिन 153 से 162 तक है जो राज्य के राज्यपाल से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित, दोस्तों अभी जस्ट बताए हैं, 153 से 162 जो है राज्य के राज्यपाल से संबंधित हैं, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राज्य के सरकार संचालन से संबंधित हैं। 166 और 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित हैं। इस सब का याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 213 में उल्लेख है दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र सरकार के 100 जो है 23 वर्णन करता है राष्ट्रपति को, इसी प्रकार राज्य में 213 जो है राज्य की विधायनी शक्तियों का ये वर्णन करता है। इस सब का याद रखें। इसे में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 167 संबंधित हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेख है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो केंद्र दोस्तों जो 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची जो है शामिल हैं, जिसमें 3 सूची हैं, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में जो है टोटल जो है 97 विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने की अधिकार है। इस सब का आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी सूची किससे संबंधित है। तो दूसरी सूची जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा ये फ्रेश नहीं है, आप अपना वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर थोड़ा इसको आप देखें। देखिए इसी में हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी सूची समवर्ती सूची मतलब समवर्ती विषयों से संबंधित हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार। देखिए दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार तो राज्य और संसद और विधानमंडल दोनों का है, लेकिन अगर इसमें विवाद हो जाता है तो जो सांसद बनाते हैं कानून, तो यही सर्वपल्ली मतलब इसी को माने जाते हैं। तो इसी को आप याद रखें। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, सांसद और विधानमंडल दोनों को हैं।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हमारे बिहार में कुल 38 जिला में 243 जो है विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं और लोकसभा की सीट हमारे बिहार में 40 हैं और राज्यसभा के 16 हैं इस सबको, और विधान परिषद भी हमारे बिहार में है जिसकी सीट जो है 75 हैं। इस सबको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसकी अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के जो अनुमति, मतलब राज्यपाल के कहने से ही जो राज्य में राष्ट्रपति जो है शासन लागू करते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहला राज्यपाल बने? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत भिविया है, ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन हमारे बिहार के पहला राज्यपाल थे जयरामदास दौलतराम। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के 1 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की मुख्यमंत्री होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरकार का प्रधान ये होता है। राज्य के मुख्यमंत्री जो है मतलब कोई भी स्टेट सरकार के जो है ये प्रधान होता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का विधानमंडल बनता है? दोस्तों जिस प्रकार मतलब केंद्र सरकार में जो संसद जो बनते हैं राज्यपाल और संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के मिलकर और राज्यपाल के राष्ट्रपति के मिलकर बनते हैं, इसी प्रकार हर मतलब स्टेट मतलब हमारे बिहार में भी मतलब राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के मिलकर ही तीनों को सम्मिलित से ही बनते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद इस समय में नाम हुआ करते थे। दोस्तों थोड़ा ये फोटो फ्रेश नहीं है, तो उसको आप जूम करके देखें, आप मेरी बातों को सुने, देखिए फिर से बताते हैं इसको। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उसका उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्डन मोडे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राम दयालु सिंह थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सर एडवर्ड चामियर थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 227 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों ये भी प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 9 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? दोस्तों इससे पहले हम आपको बताए हैं बिहार में जो मतलब स्टेट में जो महाधिवक्ता का वर्णन है अनुच्छेद 165 में, तो 165 अनुच्छेद हो जाएगा।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उसका उत्तर होगा ये 500 से अधिक नहीं हो सकता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मतलब 1 अप्रैल 1911। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? उसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 बार। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यकता प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण, ये राज्य सूची का ये विषय नहीं है। लेकिन इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, इस सब को याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 38वीं अनुसूची के तहत। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग जो है 3 में जो है शपथ का वर्णन किया गया है, इस सब का याद रखें। दोस्तों इससे आगे जो है हम बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक ढांचा को हम पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक मतलब राज्य व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल में। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, इसी प्रकार कोई भी स्टेट की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभागीय मंत्रियों के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सचिवालय। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सचिवालय प्रमुख होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1912 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये आरक्षी मतलब पुलिस महानिदेशक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडल में ये विभक्त किया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? दोस्तों आपको बता दें बिहार में कुल जो है 101 अनुमंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किल अधिकारी मतलब CEO का कार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भू राजस्व संबंधी कार्य, भू रिकॉर्ड रखने के संबंधी, अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये प्रश्न जो है ये आप एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं तो उसको ऑब्वियसली ही आप नेट पर सर्च करके जाए, क्योंकि ये बढ़ सकता है। ये तो वर्तमान में देखिए बिहार वर्तमान नहीं कर सकते हैं, ये क्राउन पब्लिकेशन का 2021 पब्लिकेशन का बुक है ये। तो बिहार में इसके हिसाब से
बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 8,474 हैं। लेकिन दोस्तों ये आप नेट पर सर्च करके ही पढ़ें, इस डेटा को आप याद ना रखें। हाँ, नेट पर आप सर्च करें। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नगर पालिका। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1992 ईस्वी में नगर पालिका लागू किया गया था। बिहार में कितने नगर निगम हैं? ये भी प्रश्न ऑलरेडी जो बीपीएससी में पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको याद रखें। बिहार में जो है 13 नगर निगम हैं। कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले एक नगर पालिका लागू किए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 1935 ईस्वी में। भारतीय संविधान के जो है 1935 के अधिनियम में स्थानीय शासन को जो राज्य की विषय बना दिया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये राज्यपाल से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको बता दें राज्य की नियुक्ति की जो मतलब राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति किया जाता है, इसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये त्रिस्तरीय है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 5,000 की आबादी पर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50,000 के सदस्यों पर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग की कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, यह कब से प्रभावी हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जून 1993 को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम स्थापित हुआ था। दोस्तों ये भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया था एग्जाम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर पंचायत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 84। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नगर परिषदों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46। इससे आगे जो है मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पंचायती राज व्यवस्था से। प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रामीणी कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है ग्राम के जो मुखिया अभी वर्तमान समय में जो होते हैं, इस समय में प्राचीन काल में ग्रामीणी कहा जाता था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से संभव है, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कथन जो महात्मा गांधी का है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को जो है ये प्रभावी हुआ है। इसलिए पंचायती राज जो पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 243 के ए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 243 के बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियों संबंधी संविधान में अनुच्छेद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी में ये वर्णन है जो पंचायत के शक्तियों के संबंधी अनुच्छेद जो वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2001 से हमारे बिहार में ये पंचायत त्रिस्तरीय जो है पंचायती कार्य करना स्टार्ट किया है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायतों कितने हैं? दोस्तों ये प्रश्न 2021 के मतलब डेटा पुराना है। इस सब को आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नेट पर सर्च करके ये अवश्य जाए, क्योंकि डेटा ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रामों की पंचायत ग्रामों की संख्या जो बढ़ सकता है ये। तो इसके हिसाब से उसका तो उत्तर हो जाएगा ये 8,471। लेकिन बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 534 दोस्तों। और हमारे बिहार में जो प्रखंडों की संख्या भी 534 है, इसको भी आप याद रखें। इसी में देखिए बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 38 दोस्तों। हमारे बिहार में कुल 38 जिला हैं और जिला परिषदों की संख्या भी 38 हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा है क्या अस्थाई होगा या अस्थाई होगा या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50%। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार की वित्त व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपके पास क्राउन पब्लिकेशन का बुक है तो ये अनुच्छेद सब का आप पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202 में वर्णन ये किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त की सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संचित निधि में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधान सभा में प्रस्तुत करना होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 266 के 2। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर राजस्व भी, गैर कर राजस्व भी, केंद्रीय अनुदान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजी लेखों से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घाटा मतलब हीनार्थ प्रबंधन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 3 भागों में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समेकित कोष कहलाती हैं? इसका उत्तर जो हो जाएगा सभी प्रकार के राजस्व, लिए गए ऋण, ऋणों की वसूली। उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बजट से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बजट क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बजट जो है सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण है। इसी में देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये संचित निधि भी किया गया है, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बजट के विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये राजस्व खाता और पूंजीगत खाता, उपरोक्त मतलब ए और बी दोनों। उसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय, विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, करों के प्रकार हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुपातित, प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी एवं अधोगामी कर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बजट के प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा संतुलित बजट, अधिक बजट, घाटे का बजट, उपरोक्त सभी। उसका उत्तर हो जाएगा डी।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा को, केंद्र से सकल ऋण को, केंद्रीय सहायता अनुदान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिक्री व्यय आदि पर कर का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008 से 9 से सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275 के तहत। दोस्तों आज मेरा जो है यहीं पर बिहार अर्थव्यवस्था का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।